1852 के एक पेपर में यूं कहा गया कि हस्तिनापुर की खुदाई में जो ईंटें मिली हैं वो 2607 BCE को बिलोंग करती हैं, जो कि महाभारत के राजा युधिष्ठिर के मरने के 950 साल बाद युधिष्ठिर को दिल्ली का पहला राजा बताया गया, जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वहीं पे थी जहां आज दिल्ली का पुराना किला है। बस फिर क्या था, अंग्रेज गवर्नमेंट ने फिर पुराना किला के बगल में बसा सालों पुराना गांव इंदिपात खाली करवा दिया। गरीब लोगों से उनका बसेरा छीन लिया। जो तब हुआ वो आज भी हो रहा है। एक और गांव थेपोलार जो हरियाणा में स्थित है उसे भी हटाया जा रहा है महाभारत को खोजने के लिए। पर क्या हमें कभी भी महाभारत के अवशेष मिले हैं? जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इंदिपात गांव हटवाया तो उन्हें पुराना किला के नीचे क्या मिला? और 1852 में हस्तिनापुर में युधिष्ठिर की ईंटों वाली खुदाई किसने की थी? क्या भारत के किसी म्यूजियम में आज भी ये ईंटें मौजूद हैं जो हड़प्पा सभ्यता से भी कई साल पुरानी है? ये सब आज के एपिसोड में। चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। तो मुद्दे पर आते हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से ठेपोलर नाम का हरियाणा का गांव उसे खाली कराया जा रहा है, क्योंकि एएसआई के हिसाब से उसके नीचे वो शहर हैं जो कौरव और पांडव के बीच युद्ध के समय में यानी महाभारत के समय में डिस्ट्रॉय हो गया था। कैसे पता है उन्हें ये सब? बस अंदाजे से, क्योंकि गांव कुरुक्षेत्र के पास है जिसको महाभारत की साइट माना जाता है। अंदाजे के लिए बसा बसाया गांव उजाड़ दो। तो मुझे याद आया कि कुछ ऐसा ही केस अंग्रेजों के समय में भी हुआ था, जहां ऐसे ही कयास लगाए गए थे। नहीं, सिर्फ कयास ही नहीं, ईंटें मिली थी तब। युधिष्ठिर जी की ईंटें, जिन्होंने ऐसा ही एक सदियों से बसा बसाया दिल्ली का गांव उजाड़ दिया था महाभारत के इंद्रप्रस्थ के लिए। ये दिल्ली और इंद्रप्रस्थ का कनेक्शन कब से शुरू हुआ? अंग्रेजों से पहले इंद्रप्रस्थ का दिल्ली से ताल्लुक सिर्फ 16वीं शताब्दी की आईने अकबरी में है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के कोर्ट क्रॉनिकलर अबुल फजल ने लिखी थी। यहाँ दिल्ली सूबा के बारे में बताते हुए फजल कहते हैं कि दिल्ली का पहले नाम इंद्रपात था। इसी नाम का फोर्ट अकबर के फादर हुमायूं ने रिस्टोर करके उसका नाम दीन पनाह रख दिया। दीन पनाह हुमायूं के समय में पुराना किला का नाम था। पर दिल्ली पहले इंद्रपात थी, ये फजल को कैसे पता चला? इसका क्या प्रमाण है वो कुछ नहीं बताते। यहाँ इंद्रपात महाभारत वाली इंद्रप्रस्थ है ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। तो फजल बस कहासुनी रिकॉर्ड कर रहे थे इंद्रपात को लेकर। तो फिर महाभारत की इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का कनेक्शन कैसे जुड़ा? सबसे पुख्ता कनेक्शन बिठाया गया 1852 में, जब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली की एक मीटिंग में एक पेपर पढ़ा गया जहां ये बताया गया कि हस्तिनापुर के एक्सकवेशन यानी खुदाई में जो ईंटें मिली हैं वो 2607 BCE की हैं, जो कि महाभारत के पांडव राजा युधिष्ठिर की जिंदगी के 950 साल बाद की है। यानी पेपर के हिसाब से युधिष्ठिर सच में थे और 3500 BCE के आसपास जिंदा थे। ओके देन, पेपर फिर कहता है कि यही ईंटें यानी सेम डायमेंशन की ईंटें दिल्ली में और उसके आसपास भी मिली हैं, तो दिल्ली में ही कहीं महाभारत की इंद्रप्रस्थ रही होगी। क्या चल रहा है बॉस? ऐसे थोड़ी ना होती है आर्कियोलॉजी। ऑल्सो ये पेपर लिखा किसने था? ड्रम रोल। 19वीं शताब्दी के सबसे फेमस दिल्ली के बाशिंदे सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बट सर सैयद अहमद ने उन ईंटों को कैसे खोजा और उनकी डेट कैसे पता लगाई, वो भी इतनी सटीक 2607 BC।
ये सवाल दिल्ली की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को पूछना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उन्हें पहले से ही शक था दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण किया था, मनुस्मृति को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जो लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल में जिनका स्टैचू है, मैंने देखा है, ये रहा। वही विलियम जोन्स का ये मानना था कि एंशिएंट ईरान में एक हिंदू राज्य था जो फिर इंडिया में आए और अयोध्या और इंद्रप्रस्थ में अपने सेंटर बनाए। हालांकि जोन्स ने दिल्ली से इंद्रप्रस्थ को लिंक तो नहीं किया, पर सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब असर सनादिद, जो कि दिल्ली की हिस्ट्री और उसकी मॉन्यूमेंट्स पे किताब थी, उसके पहले एडिशन में जो 1847 में पब्लिश हुई, उसमें दिल्ली को इंद्रप्रस्थ से लिंक किया था। यहाँ उन्होंने कोई खास एविडेंस तो नहीं दिया। इसी साल 1847 में एच.एम. इलियट, एक अंग्रेज सर्वेयर, ने दिल्ली की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को लिखा कि दिल्ली और इंद्रप्रस्थ की लिंक की खोज करें। उनके हिसाब से ग्रीक हिस्टोरियन एरियन, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियन, महमूद गजनी के क्रॉनिकलर अल बरूनी, ये सब इंडिया आए, पर किसी ने भी इंद्रप्रस्थ का मेंशन किया ही नहीं। तो हो सकता है कि किसी और नाम से किया हो। ग्रीक हिस्टोरियन एरियन, जिन्होंने फर्स्ट सेंचुरी सीई में इंडिया के बारे में लिखा था, जो कि इंडिया नहीं आए थे बाय द वे, वो क्लिसोबरस नाम की सिटी मेंशन करते हैं, जो एलियट के हिसाब से है कैलाशपुर, जिसका मतलब इंद्रप्रस्थ है, क्योंकि लॉर्ड इंद्र लॉर्ड ऑफ द हेवन है और कैलाश देवों की फेवरेट जगह है, तो कैलाशपुर ही इंद्रप्रस्थ है। कुछ भी पहली बार सही बात बोली अर्नब रिपब्लिक ने, कैलाशपुर को इंद्रप्रस्थ बना दिया। और इस ऊल जलूल स्टेटमेंट को फिर बाद में सैयद अहमद ने अपने पेपर में सिद्ध करने की कोशिश की, पर अंग्रेज इतने डेस्परेट क्यों थे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ प्रूव करने के लिए? भाई, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से भारत की हिस्ट्री एंशिएंट मतलब हिंदू, मेडिवल मतलब मुस्लिम और मॉडर्न मतलब ब्रिटिश थी, जो कि अब सिरे से खारिज हो चुका है, स्मॉल मर्सीज। बट यही 3 लेयर वो दिल्ली में भी ढूंढना चाहते थे। मेडिवल सिटीज तो कुतुब मीनार, हौस खास वगैरह के रूप में दिखती ही थी, एंशिएंट दिल्ली की खोज थी। ये सब ड्रामा रचा। ये थोड़ी ना मान सकते हैं कि मेडिवल पीरियड से पहले दिल्ली कोई बड़े किंगडम की राजधानी नहीं थी, जैसे कि दिल्ली सुल्तानों की थी। बात यह भी थी कि अंग्रेज दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाना चाहते थे। मॉडर्न दिल्ली अंग्रेज, मेडिवल दिल्ली मुगल्स और सुल्तान्स, तो एंशिएंट दिल्ली भी तो कोई बड़ी कैपिटल होनी ही चाहिए। अंग्रेजों की डेस्परेशन तो समझ आ गई, पर सर सैयद की क्या डेस्परेशन थी? आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली में मेंबरशिप प्लस अंग्रेजों से रिकॉग्निशन कि सर सैयद एक मॉडर्न हिस्टोरियन है जो मॉडर्न मेथड्स लाइक आर्कियोलॉजी का यूज करते हैं। अंग्रेजों को इम्प्रेस करने के लिए ही तो सर सैयद अहमद की असर-उस-सनादिद का फर्स्ट एडिशन 1847 वाला उस समय दिल्ली के अंग्रेज रेजिडेंट थियोफिलिस मेटकाफ को डेडिकेट किया गया था, और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नहीं। यू सी, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली एक एलीट एक्सक्लूसिवली यूरोपियन सोसाइटी थी, जिसकी मेंबरशिप सीरियस कॉलोनियल सर्वेयर्स को ही दी जाती थी। सर सैयद अहमद का 1852 का पेपर, जहां उन्होंने 2607 BCE की ईंटें ढूंढने की बात की, उससे सोसाइटी में काफी प्रशंसा मिली। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कहा कि उनके मेथड साइंटिफिक थे और एक्यूरेट भी। उस समय तो कार्बन डेटिंग अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटिग्राफी, AMS डेटिंग, ये सब कुछ नहीं था। तो इतनी सटीक डेट सर सैयद अहमद को मिली कैसे? और वो ब्रिक्स हस्तिनापुर की कहाँ खोदी गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई? 2 अलग अलग जगह की, जैसे कि दिल्ली और हस्तिनापुर की ईंटें सेम दिखें तो मतलब सेम पीरियड। भाई, आर्कियोलॉजी का दिवाला क्यों निकाल रहे हो? नीडलेस टू से, यहाँ कोई भी आर्कियोलॉजिकल मेथड यूज नहीं हुआ था। पर उस समय में आर्कियोलॉजी कहाँ इतनी डेवलप थी जितनी आज है। ट्रेजर हंटिंग को ही आर्कियोलॉजी का नाम दे दिया था।
डेटिंग कैसे की जाती है ये कहाँ किसी को पता था। सब अनुमान से ही चल रहा था। तो जी नहीं, सर सैयद को कोई भी 2607 BCE की ब्रिक्स नहीं मिली। उन्होंने मान लिया कि वही टाइम पीरियड की है, उससे 950 साल पहले युधिष्ठिर थे। ये भी मनगढ़ंत कहानी थी, जीरो एविडेंस। पर ये कहानी कही गई क्योंकि इस कहानी से ही सर सैयद अहमद को अंग्रेज वैलिडेशन और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली में एंट्री मिल सकती थी, और वही हुआ। उनकी मेंबरशिप हो गई पक्की और आर्कियोलॉजी हो गई कच्ची। सैडली आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली के लास्ट जर्नल में, एक सेकेंड, लास्ट क्यों? क्योंकि उसके बाद 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी और दिल्ली की सारी सोसाइटीज इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को डिसॉल्व कर दिया गया। 1857 की क्रांति पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली के लास्ट जर्नल में पेपर छपा जहां कहा गया कि युधिष्ठिर ने 14th सेंचुरी BC के आसपास जमुना के तट पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे फिर इंद्रप्रस्थ कहा गया। महाभारत के युद्ध के बाद, जो कि इस पेपर के हिसाब से 12वीं शताब्दी BCE के आसपास था, इंद्रप्रस्थ राजधानी बन गई एक बड़े किंगडम की। इंटरेस्टिंग। पर सर सैयद अहमद ने तो युधिष्ठिर को 3500 BCE के करीब जिंदा बताया था ना अपने पेपर में, जो कि बड़ा ही एक्यूरेट था आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के हिसाब से। तो फिर इस पेपर में डेट को 1400 BCE क्यों किया गया? क्योंकि वो भी तुक्का था और ये भी। इनफैक्ट जब सर सैयद अहमद की असर सनादित का सेकेंड वर्जन आया 1854 में, तब उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ की स्थापना युधिष्ठिर द्वारा 1450 BCE की बताई। लेकिन वो फिर भी हस्तिनापुर से ही रूल करते रहे युधिष्ठिर, और 1212 BCE में राजा दुष्टवन ने अपनी कैपिटल इंद्रप्रस्थ को बनाया। मैं फिर से कैटेगोरिकली स्टेट कर दूं कि इस सब का सैयद अहमद के पास कोई प्रूफ नहीं था, एब्सोल्युटली नन। इसी किताब में सैयद अहमद ने कहा कि राजा देलू की दिल्ली 326 BCE में बनी थी और अनंगपाल तोमर का फोर्ट 676 CE में, जिसे रिबिल्ड किया गया था मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा दीन पनाह बनाते समय। ये तोमर फोर्ट वहीं था जहां पुराना किला है, ऐसा सर सैयद अहमद का कहना था। फैसिनेटिंगली देन, चाहे उन्होंने कितनी भी तुक्केबाजी की हो, सैयद अहमद ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को बताया, पर पुराना किला के नीचे नहीं। तो फिर पुराना किला के नीचे इंद्रप्रस्थ किसने बताया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑफ कोर्स। कनिंघम जी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और उन्होंने अमंग मेनी अदर थिंग्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के कई अवशेषों को फेंक दिया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, कनिंघम जी ने यहाँ भी, टू पुट इट माइल्डली, कांड किया। उन्होंने पुराणास और महाभारत की स्टडी के बेसिस पे कंक्लूड किया कि इंद्रपात नाम का स्मॉल फोर्ट उसी जगह पे था जहां पुराना किला है, और यही था इंद्रप्रस्थ अंडर पुराना किला की नींव। ये नाम इंद्रपात कहाँ से आया? पुराना किला के बगल में बसे गांव से इंदिपात। ये नाम कनिंघम को 1807 के सर्वे मैप से मिला, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये किले के विलेज के अंदर खूब आबादी रहती थी। विडंबना ये है कि बाद में जब 1911 में दिल्ली को अंग्रेजों की राजधानी घोषित कर दिया गया और कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होने की तैयारी में थी, तब इसी गांव को हटा दिया गया, जिसने पुराना किला ही इंद्रप्रस्थ की साइट है उसका एविडेंस दिया था। एडवर्ड लटियंस, जिनको नई दिल्ली बनाने का काम सौंपा गया था, जो दिल्ली की तीनों पीरियड्स की सिटीज को वाइसरॉय की सीधी लाइन ऑफ साइट में लाना चाहते थे, जहां मिडीवल पीरियड की सिटी थी शाहजहानाबाद, वहीं एंशिएंट पीरियड की सिटी थी, यू गेस्ड इट राइट, इंद्रप्रस्थ, यानी पुराना किला। पर इंदिपात विलेज की वजह से पुराना किला को हथियाना मुश्किल था। वहां के रेजिडेंट्स
टैक्स पेइंग सिटीजन्स थे, स्कॉटर्स नहीं। तो उसे खरीदने के कयास लगाए गए और आखिरकार 1913 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने 1900 लोगों को जो इंदिपात में रहते थे उन्हें एविक्ट कर दिया। उनके घर छीन लिए गए और 100 घरों को तोड़ दिया गया और पुराना किला के साइट को ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया। हाउ स्ट्रेंज। वो विलेज जो पुराना किला ही इंद्रप्रस्थ है मिथ से भी पुराना था और जिसका नाम चुराकर इस मिथ को संबल दिया गया, उसे ही आखिर में तहस नहस कर दिया गया। यू नो, दिस इज अंग्रेज सल्तनत इन अ नटशेल। जिस कंट्री की हिस्ट्री अंग्रेजों की हिस्ट्री से भी पुरानी हो, उसी कंट्री में घुस जाओ, फिर उसे लूट पाट कर तहस नहस कर दो, बीच में से तोड़ दो, 2 अलग अलग भाग कर दो। खैर, इस सब में अंग्रेजों ने खुद कुछ खुदाई नहीं की। जो सर सैयद अहमद ने ईंटों की रिपोर्ट दी, बस उसी को एविडेंस मान लिया और जिस मिथ को पुख्ता सबूत ना होने की वजह से मिथ ही रहना चाहिए था, वो भारत की आज़ादी के बाद प्रॉपर ऑब्सेशन बन गई ASI की। जी हाँ, फुल स्केल एक्सकवेशंस चालू हो गए बीबी लाल के द्वारा 1954 में ही। होल्ड ऑन, कौन थे बीबी लाल? पेशे से आर्कियोलॉजिस्ट थे और ASI के डायरेक्टर जनरल भी 1968 से 1972 तक और प्रॉपर संघ प्रचारक भी थे। उनका बाबरी मस्जिद एक्सकवेशन में रोल काफी डेंजरस था और महाभारत एक्सकवेशन में भी। पहले तो ये 1954 एक्सकवेशन पुराना किला एरिया में हुई ही इसीलिए थी कि इंद्रप्रस्थ को ढूंढ सकें। ऐसे एक्सकवेशंस नहीं होती भाई साहब, पहले ही मन बना लो कि क्या ढूंढेंगे। रिसर्च है ये, जो मिलेगा उसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा और फिर एनालाइज। एनीवे, लाल को यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर PGW पॉटरी मिली जो कि 1000 BCE की डेट थी और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW जो 6th सेंचुरी BCE की थी। पर लाल ने ये कहीं नहीं कहा कि इनमें से कौन सी लेयर इंद्रप्रस्थ है, पर उन्होंने ये जरूर कह दिया कि PGW मिलने का मतलब है कि यही साइट एपिक एज की हो सकती है, यानी महाभारत रामायण की। कैसे, किस बेसिस पे महाभारत को 1000 BCE का डेट किया गया है, किसी को नहीं पता। इनफैक्ट ये अजम्पशन ही कि महाभारत में लिखी साइट्स एक्सकवेशन में मिलेंगी इस बात पर बेस्ड है कि महाभारत का वॉर एक प्रॉपर हिस्टोरिकल वॉर था, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। पर बीबी लाल के ये कहने से कि PGW मतलब महाभारत या रामायण साइट ने भारत के टैक्स पेयर का और ASI के टाइम और रिसोर्सेज का काफी नुकसान कराया है, क्योंकि अब जहां PGW मिलता है उसी को मान लिया जाता है महाभारत रामायण साइट। PGW सिर्फ 1000 BC को कॉरेस्पॉन्ड करता है, किसी एपिक को नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि महाभारत का वॉर हुआ था और 1000 BCE में ही हुआ था। दूसरी बात, बीबी लाल को PGW की आइसोलेटेड फाइंड्स मिली थी, प्रॉपर असेंबलेज नहीं। किसी भी साइट को एक पीरियड का या एक पीरियड की साइट घोषित करने के लिए उस पीरियड की एटलीस्ट 100 फाइंड मिलनी जरूरी होती है, तभी असेंबलेज बनता है और पीरियड डिक्लेयर होता है। बेसिक आर्कियोलॉजी। पर बीबी लाल जी ने तो डिक्लेयर कर दिया विदाउट असेंबलेज, क्योंकि बीबी लाल को सही से आर्कियोलॉजी कहाँ आती थी। ये बात मैं नहीं कह रही भाई साहब, एक घोष कह रहे हैं, जो कि ASI के डायरेक्टर जनरल थे 1953 से 1968 तक। उन्होंने कहा कि बीबी लाल की एक्सकवेशंस कहीं भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं देती है महाभारत का। पर बीबी लाल बास थोड़ी ना है। 1969 में फिर से पुराना किला में एक्सकवेशन शुरू हुई, लेकिन 3rd सेंचुरी BCE के बाद कुछ नहीं मिला। फिर से ये प्रयास हुए लालजी द्वारा और इस बार भी PGW की असेंबलेज नहीं मिली, जिससे साबित हो गया कि 1954 एक्सकवेशन में जो PGW मिला था वो आइसोलेटेड था, ना कि असेंबलेज। लेकिन भारत ने इस सब से कुछ नहीं सीखा।
पुराना किला एक्सकवेशंस 2015 तक ऑन एंड ऑफ चली। सोचो 2015 तक नहीं मिला इंद्रप्रस्थ उन्हें। इनफैक्ट मॉडर्न पीरियड के बाद का कुछ भी नहीं। कहा बीबीलाल जी ने सोचा था 1954 में कि बड़े बड़े पैलेसेस वाला इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर मिलेगा, लेकिन मिले मड ब्रिक हाउसेस, वो भी मौर्यन एज के आसपास। मुझे ना यार बीबीलाल जी के लिए ना सैड लगता है यार, मतलब इतने ख्वाब और फिर कुछ भी नहीं हुआ। एनीवे, बीबीलाल और उनकी खराब आर्कियोलॉजी का भूत आज भी जिंदा है, जहां एएसआई के रिसोर्सेज को एक फिक्शनल पोएम को सच साबित करने के लिए यूज किया जा रहा है। एक ऐसे लैंड में जहां हर 40 किलोमीटर पर शायद एक नई आर्कियोलॉजिकल साइट निकल आएगी और हमें हमारे इतिहास के बारे में कुछ नया बताएगी। पर नहीं जी, हम तो महाभारत खोजेंगे और सदियों से बसे गांव को उजाड़ेंगे और कीलाड़ी जैसे बढ़िया एक्सकवेशंस की फाइंडिंग को छुपाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं एक बारी फिर से रिमाइंड कर दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा वश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।